हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाय डीएस में। आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं बच्चों आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही होगी, आप इनको बहुत रुचि के साथ देख रहे होंगे। और अपने अगर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से जिस प्रकार से कोचिंग संस्थानों में प्रॉपर नोट्स लिखवाए जाते हैं, उसी प्रकार से हम आपको यूट्यूब पर पूरी ऑनलाइन क्लासेस जो नोट्सों के साथ ऑनलाइन आपको नोट्स यही नोट्स लिखवाए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव उन्नत क्लासेस बाई डीएस में। दोस्तों, आपको पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं अधिगम। अधिगम के बारे में अपन ने बात की थी कि अधिगम क्या होता है। अधिगम है व्यवहार, सीखना हो। अधिगम का सामान्य जो अर्थ था वो अपन ने देखा कि सीखना अधिगम है। लेकिन उसके बाद अपन ने देखा कि सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सीखे हुए ज्ञान से आपके जो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। इसके बारे में अपन ने बात की थी। उसके साथ में अपन ने कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं पिछली क्लास में देख ली थी। पहले मनोवैज्ञानिक थे आपके सार्टेन। सार्टेन की परिभाषा में अपन ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। यानी कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वही आपका क्या है? अधिगम है। उसके बाद अपन ने बात की थी वुडवर्थ की। वुडवर्थ की बात करते हुए दोस्तों अपन ने देखा था, वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है आपका? अधिगम है। यानी कि नवीन ज्ञान एवं प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। उसके बाद अपन ने बात की थी स्किनर के अनुसार। स्किनर की परिभाषा की अपन ने बात नहीं की थी, उसकी परिभाषा की बात अपन आज करेंगे। और उसके बाद अपन ने बात की थी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, कि सामने वाले को देखकर, उसका व्यवहार को देखकर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है और वो स्थायी होता है, वह परिवर्तन ही क्या आपका? अधिगम है। उसके बाद अपन ने बात की थी गेट्स की परिभाषा की। गेट्स ने परिभाषा देते हुए कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, दो परिभाषा और देखेंगे अपन इसमें। अधिगम की परिभाषाओं में अधिगम की दो परिभाषाएं और देखेंगे अपन। पहली आपकी अधिगम पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है बच्चों ये आपके, सबसे ज्यादा समय लेने वाला है। अपना सबसे ज्यादा समय आपका इसी इसी टॉपिक में लगने वाला है। एक तो अधिगम की परिभाषाओं की चार परिभाषा अपने देख ली थी। अब आज एक परिभाषा अपन देखने वाले हैं। किसकी देखने वाले हैं? एक स्किनर की परिभाषा देखने वाले हैं। किसकी परिभाषा? स्किनर। स्किनर की परिभाषा में स्किनर ने कहा कि व्यवहार का उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यानी कि आपके व्यवहार में उत्तरोत्तर यानी कि बार बार समय के अनुसार बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है, वही क्या है आपका? अधिगम। व्यवहार का उत्तरोत्तर व्यवहार का उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अनुकूलन ही अधिगम है। उसके बाद एक और परिभाषा देखेंगे। आज अपन एक परिभाषा किसकी देख लेंगे? एक परिभाषा अपन देखने वाले करो एवं करो के अनुसार। सबसे इंपोर्टेंट परिभाषाएं मानी जाती है इसकी, सबसे इंपोर्टेंट परिभाषा है इसकी। तो अपन बात करेंगे करो एवं करो के अनुसार। यहाँ पर देखिए बच्चों, करो एवं करो के अनुसार, करो एवं करो के अनुसार। करो एवं करो के अनुसार क्या देखेंगे बच्चों? करो एवं करो के अनुसार अपन देखेंगे मनोविज्ञान के अंदर क्या मनोविज्ञान की परिभाषाओं की अपन बात करने वाले। करो एवं करो ने परिभाषा देते हुए कहा कि नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्ति का अर्जन। यानी कि किसी नए ज्ञान को, अपनी ज्ञान हो या कोई नई आपकी आदत हो। आदतें कई प्रकार की होती है, इनके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। कई प्रकार की आदतें, उनके बारे में अपन विश्लेषण करेंगे इसी अधिगम टॉपिक में। अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। तो परिभाषा में लिखो। परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि नया ज्ञान आदत एवं परिस्थिति, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन ही अधिगम है।
अर्जन ही अधिगम है। नए ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है आपका अधिगम है। उसके बाद और अपन बात कर लेते हैं एक दो परिभाषाओं के बारे में। पील महोदय की परिभाषा देखते हैं। पील महोदय ने कहा कि व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम, यानी कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होना ही क्या है अधिगम। व्यक्ति के अंदर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है वो क्या है अधिगम है। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आपके मॉर्गन और किंग, उन्होंने कहा कि अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, यानी कि व्यवहार के अंदर आपके जो स्थायी परिवर्तन आता है वही क्या है आपका अधिगम है। व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन आपका क्या है अधिगम है। चलो इन दो परिभाषाओं को लिख लो, फिर आगे अपन नया टॉपिक अधिगम से संबंधित स्टार्ट करने वाले हैं। पील के अनुसार, पील महोदय ने परिभाषा देते हुए कहा कि व्यक्ति में परिवर्तन ही क्या है अधिगम। अगर व्यक्ति में कोई परिवर्तन आ रहा है वही क्या है आपका अधिगम। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम, व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है। उसके बाद अपन बात करते हैं किंग मॉर्गन। किंग मॉर्गन की और मॉर्गन और किंग ने कहा कि अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अभ्यास और अनुभूति, उसने अनुभव के लिए क्या प्रयोग लिया है अनुभूति शब्द। अभ्यास और अनुभूति द्वारा व्यवहार में अभ्यास और अनुभूति द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, यानी कि स्थायी परिवर्तन। अधिगम क्या है बच्चों स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन ही क्या है आपका अधिगम। स्थायी परिवर्तन ही क्या है आपका अधिगम है। तो दोस्तों अपन ने परिभाषाओं में बात की, मनोविज्ञान की परिभाषा में अपन ने बात की, पील महोदय की परिभाषा भी पढ़ ली अपन ने, किंग की भी परिभाषा पढ़ ली, मॉर्गन की परिभाषा पढ़ ली। किंग पील महोदय ने क्या कहा कि व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी कि व्यक्ति में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है आपका अधिगम। उसके बाद बात करिए अपन ने वो मॉर्गन और किंग की। मॉर्गन और किंग ने कहा कि अभ्यास और अनुभूति, जहां किसके लिए अनुभव के लिए क्या शब्द लिया उन्होंने यूज अनुभूति। अनुभूति द्वारा अभ्यास और अनुभूति द्वारा व्यक्ति के या बालक के या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है आपका अधिगम। उसमें एक और परिभाषा की अपन ने बात की थी। परिभाषा स्किनर ने देते हुए परिभाषा में कहा था कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया क्या आपका अधिगम है। आदत और ज्ञान का अर्जन ही, ज्ञान और अभिव्यक्ति का अर्जन ही आपका क्या है अधिगम है। इन सब परिभाषाओं के बारे में अपन ने बात कर ली। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जो अधिगम की परिभाषा टॉपिक है वो खत्म होता है। तो अपन ने कौन कौन किस किस की परिभाषा देख ली अपन ने, तो शॉर्टेन की देख ली, वुडवर्ड की देख ली, गिलफोर्ड की देख ली, गेट्स की देख ली, पिल की देख ली, मॉर्गन की देख ली। इन सब मनोवैज्ञानिकों की अपन ने परिभाषा दी। अब जो अगला जो टॉपिक आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है अधिगम की विशेषता, यानी कि अधिगम में क्या क्या विशेषता है। अधिगम की विशेषताओं की बात करेंगे, यानी कि अधिगम क्या है, अधिगम में विशेषता क्या है, जिससे आपकी ये अर्थ समझ आ जाएगा, अधिगम समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अधिगम की विशेषताओं की बात करने वाले। अगला जो टॉपिक अपना क्या रहने वाला, अधिगम की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं अधिगम की, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अधिगम की विशेषता क्या होती है, यानी कि अधिगम क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। सीखना ही क्या है, पहली विशेषता तो ये है कि सीखना, आप कुछ सीख रहे हो वही क्या है आपका अधिगम। सीखना ही अधिगम है। छोटी छोटी विशेषताएं बच्चों इसकी, सीखना ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन, परिभाषा में तो व्यवहार में परिवर्तन क्या है आपका, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। नवीन ज्ञान है, प्रतिक्रियाओं के ग्रहण करना ही अधिगम, ये सब अपन ने परिभाषाओं में देखा है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम से क्या होता है आदतों का निर्माण होता है। अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव की, अनुभव का संगठन है। अधिगम क्या है अनुभव का
संगठन है, अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है, यानी कि जो भी आपने अनुभव प्राप्त किया, जिस प्रकार जो भी आपने प्रशिक्षण लिया, उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया वही क्या है, अधिगम है। अधिगम कार्य व उत्पादन, यानी कि अधिगम से कार्य, अधिगम कार्य भी है और उत्पादन भी है। अधिगम अनुकूलन भी है, यानी कि आपको किसी व्यक्ति के किसी सामंजस्य से किसी सामंजस्य में अनुकूलित करना ही क्या है, अधिगम है। अधिगम विशेष परिस्थितियों के उत्पादन, यानी कि अचानक आपके सामने कोई विशेष परिस्थिति आती है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, अधिगम कर सकते हो। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि अधिगम आप बहुत सारे सार्वभौमिक यानी पूरे हर कहीं से अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि अधिगम क्या है, आपका कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों क्या बात की अपन ने अधिगम की परिभाषाओं की, विशेषताओं की बात की। विशेषताओं में अपन ने सबसे पहली विशेषता देखी थी सीखना अधिगम है। उसके बाद अपन ने देखा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, अधिगम। व्यवहार में परिवर्तन क्या है आपका, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या है, प्रतिक्रियाओं का अर्जन क्या है, अधिगम। सीखना अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, नवीन ज्ञान है, प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम क्या है, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है बच्चों, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, नवीन ज्ञान है, प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम है, आदतों का निर्माण अधिगम है। अधिगम अनुभव का संगठन है, क्या है, अनुभव का संगठन है। अधिगम क्या है आपके, अनुभवों का संगठन। अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम क्या है, अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। अधिगम अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। क्या है बच्चों, अधिगम, अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है, यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या होता है आपका, अधिगम होता है। अधिगम, अगला लिखो, अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अधिगम विशेष परिस्थितियों, अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है। अधिगम अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अधिगम है। ये दोस्तों अपन ने किसकी बात कर ली? अधिगम की विशेषताओं की बात कर ली। आगे बात करते हैं अधिगम यानी सीखना। क्या है अधिगम यानी सीखना, सीखने के प्रकार। अब बात करेंगे अपन सीखने के प्रकार की। देखिए अधिगम के प्रकार की बात करने वाले हैं। यानी कि व्यक्ति हर एक परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सीखता है। व्यक्ति एक समान नहीं सीखता। बालक हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सीखता है। देखो दोस्तों सामान्यतः अपन मानते हैं कि कोई भी बालक किसी विषय वस्तु को लेकर उसका व्यवहार अलग अलग तरीके से वो अपना व्यवहार प्रकट करता है और वो अलग अलग प्रकार से सीखता है। तो अपन अब बात करने वाले आज की अभी इस क्लास में आगे बात करने वाले सीखने के प्रकार। क्या प्रकार होते हैं सीखने के? सीखना क्या होता है? अधिगम कितने प्रकार से किया जाता है, यानी कि अधिगम का प्रकार क्या है? तो बात करेंगे अपन अधिगम के प्रकार या सीखने के प्रकार। तो सीखने के प्रकारों की अपन बात करेंगे। सीखने के प्रकारों में अपन बेसिकली बात करते हैं। सीखना मुख्य रूप से तीन तीन प्रकार का होता है। सीखना मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। जिसमें पहला होता है आपका विराम अविराम सीखना। विराम अविराम सीखना। विराम अविराम सीखना। पूर्ण व अंश में सीखना। पूर्ण व अंश में सीखना। आगे बात करते हैं सार्थक या साभिप्राय सीखना। सार्थक एवं साभिप्राय सीखना। दोस्तों पहला क्या है? विराम अविराम सीखना। दूसरा है आपका पूर्ण से अंश पूर्ण व अंश सीखना। तीसरा आपका सार्थक या साभिप्राय सीखना। दोस्तों अब इनकी अलग अलग बात करते हैं अपन। जो सबसे पहले जो बात की अपन ने विराम अविराम सीखना। विराम अविराम सीखने का तात्पर्य है कि एक बालक किसी विषय वस्तु को लगातार नहीं सीख सकता। किसी पाठ को पढ़ते समय वो बीच बीच में रुकता है, बीच बीच में रुक जाता है। इससे ये जब काम आपकी जो ये विधि है वो कब काम आएगी? जब आपका पाठ बड़ा हो। इस विधि का आप इसी प्रकार का आप कब उपयोग ले सकते हो? जब आपका पाठ बहुत ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि एक समय में बालक एक बड़े पाठ को याद नहीं कर सकता, लगातार वो नहीं सीख सकता। ये विधि उस समय संभव है जब पाठ छोटा हो। इस विधि का सबसे ज्यादा यानी इस सीखने के इस प्रकार का उपयोग तब किया जाता है जब पाठ बहुत छोटा हो और सीखने के लिए समय भी कम हो। जिस प्रकार से आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे, नोट्सों के अंदर आपको विस्तार से क्लासेस में बताया जाएगा। जब आपको लास्ट आप जब एग्जाम्स के पास आपके एग्जाम पास होगी तब आप उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ोगे। जिसके लिए जो शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे वही आपका क्या है? विराम अविराम सीखना। यानी कि आप सीखोगे जरूर, लेकिन रुक रुक के अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा पार्ट दे दिया जाए, आपको कोई बड़ा पार्ट दे दिया जाए, उस समय उसको आप पढ़ने में आपको काफी समय लगेगा। आपको बड़ी बिंदु दे दिया जाए, बड़ा विश्लेषण दे दिया जाए, उसको समझने में आपको समय लगने वाला है। इसलिए आप उस पार्ट को कुछ छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी आप एक पार्ट को जैसे मान लो किसी विषय का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसको आप पढ़ रहे हो, तो आप एक साथ ना पढ़कर कहीं कभी कभी क्या होता है कि आप बीच में रुक जाते हो और रुकने के बाद आप फिर से सीखना स्टार्ट करते हो। तो उस समय ये जब जो ये विधि है उस इसकी जो श्रेष्ठता है, यानी कि विराम अविराम सीखना तब उपयोगी है। विराम अविराम सीखना तब उपयोगी है जब पाठ बहुत छोटा हो। तो उस पाठ को जब पाठ छोटा हो तो आप उसको बिना रुके सीखे हो, लगातार सीख रहे हो। तो ये तब उपयोगी है जब आप उसको समय छोटा पाठ हो, बहुत छोटा हो और समझने के लिए सीखने के लिए समय भी आपके पास कम हो। इसे कहते हैं आप अविराम सीखना। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो आपका है पूर्ण व अंश सीखना। पूर्ण व अंश सीखने का मतलब तात्पर्य ये है कि बच्चों कि आपके लिए जो एक पाठ है वो बहुत बड़ा है,
किसी भी पार्ट को आप एक बार में पढ़कर तैयार कर लेते हो, यानी कि एक बार आप पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पूर्ण सीखना होता है, यानी वो आप पूर्ण तरीके से, जैसे आप किसी बिंदु को ले रहे हो, किसी पार्ट को ले रहे हो, आप उसको कंप्लीट एक साथ एक छोटा सा पार्ट लिया आपने, जैसे मान लो अपने ही स्टार्टिंग में जो टॉपिक लिया अपन ने, जो पहला टॉपिक लिया आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति लिया, तो अपन ने मनोविज्ञान को एक बार में ही कंटस्ट कर, यानी कि एक क्लास में अपन ने उसको सीख लिया। लेकिन अब आपका जो ये जो पार्ट है अधिगम, ये बहुत बड़ा चलने वाला है, तो इसको अपन अलग अलग भागों में डिवाइड करके डेली अलग अलग टुकड़ों में, यानी छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सीखेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, तो उसे कहते हैं आपका अंश सीखना। यानी कि एक तो एक पार्ट होता है पूर्ण रूप से किसी एक पार्ट को आप पूरे एक पार्ट को एक साथ सीख रहे हो, दूसरा आपके लिए है कि किसी पार्ट को आप छोटी छोटी भागों में डिवाइड करके सीखते हो, तो वो आपका जो डिवाइड करके जो आप सीख रहे हो वो तो आपका अंश सीखना होता है, और आप किसी पार्ट को कंप्लीट एक साथ सीख रहे हो वो आपका पूर्ण सीखना होता है। उसके बाद बात करें सार्थक या साभिप्राय सीखना या प्रासंगिक सीखना। इसका तात्पर्य हुआ कि आप, एक होता है पाठ को रटना, एक होता है समझना, एक होता है पाठ को रटना, एक होता है आपके लिए पाठ समझना। रटना कैसे, जैसे आप छोटी कक्षाओं में बच्चों को देखते हो, उनको गिनती पहाड़ी सब एक बार रटाए जाते हैं, तो देखते नहीं, जब आपकी छुट्टी, जब आप स्कूल जाते थे तब छुट्टी होती थी बच्चों की, या ना छुट्टी का समय होता था, वैसे बच्चे क्लास में प्राइमरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे वो जोर जोर से गिनती बोल रहे हैं, कक्का वर्णमालाएं बोल रहे, कक्का बोल रहे, पहाड़ी बोल रहे, जोर जोर से बोल रहे, तो वो उनको उससे उनको उनका अर्थ कोई से कोई मतलब नहीं, कैसे इसका आ रहा है कैसे क्या है, वो उसमें उसका उनका उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है उनका। उनको तो बस ये है कि गुरुजी ने बताया दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पंजे 10, ऐसे करके उन्होंने उनको पहाड़े सिखाए, किसने, सर ने, तो वो उसको डिट्टो वैसा का वैसा ही बोलेगा। उसे ये नहीं पता कि ये चार क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये आठ कैसे आए, ये 10 कैसे है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, बस उसको तो गुरुजी ने बताया, तो उसको वो अच्छी तरह से रट लेता है। उसको एक साथ सीखने का प्रयास है कि रटना ही रटना होता है, और एक होता है कि उस विषय उस बिंदु को समझना या उसका अर्थ समझना और उसका मतलब समझना, कि ये जो आंसर आ रहे हैं, ये जो सवाल हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो जैसे दो का फाड़ा है, वो बच्चा, उसको शिक्षक ने बताया दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पंजे 10, यहाँ तक उसको कंठस्थ है, यानी कि पूरा पहाड़ा उसको कंठस्थ है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये कैसे आ रहे हैं। एक तो उसने वो सीखा, वो तो आपका हो गया, उसका तो कोई अर्थ नहीं, वो सार्थक नहीं हो, तो उसने रटा है। दूसरा सार्थक सीखने की जब अपन बात करते हैं, सार्थक सीखना होता है कि जब बालक, उसको ये भी पता हो कि ये दो दूनी चार कैसे आ रहे हैं, यानी कि जो चार आए हैं वो कैसे आए हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, उन सब के बारे में जो उसको जब उसको पता होता है, तो वो आपका होता है सार्थक या साभिप्राय सीखना। तो बच्चों इनके बारे में लिखो, इनके बारे में लिख देता हूं आपके लिए बोर्ड पे, विराम व अविराम सीखना। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।